हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 10th क्लास है। 10th क्लास में हम लोग हिस्ट्री का कोई ना कोई एक आपका यूनिक टॉपिक लेके आते हैं ताकि हम उसको पढ़ सकें, सीख सकें, समझ सकें। आज हम लोग इसी में आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग इसी को आगे बढ़ते हुए हम लोग आपका देख रहे हैं। तो बात करेंगे हम बात करेंगे पांडुलिपि, जो आपकी चित्रकला है और जो उसकी परंपरा है, उसकी पांडुलिपि चित्रकला और जो आपकी परंपरा है उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले पांडुलिपि होती क्या है, ये थोड़ा आप पहले एक बार अपने दिमाग में एक छोटी सी आपका इमेज बनाइए। ऐसी होती है पांडुलिपि। मैं आम रूप से कहूं, भोजपत्र पर जो आपका लिपि हम लोग हाथ से लिखते थे, स्क्रिप्ट जो हम लोग हाथ से लिखते थे, उसी स्क्रिप्ट को हम लोग कहते थे पांडुलिपि। क्या बोलते हैं हम लोग आपका, उसी को हम पांडुलिपि कहते हैं। क्लियर है? ये आपको क्लियर होना। ठीक, पांडुलिपि। चलिए आगे लेते हैं। 5वीं शताब्दी में रचित विष्णु धर्मोत्तर पुराण पुराण तीसरे खंड में धूसर चित्रसूत्र नामक अध्याय में, खंड कौन सा है? तीसरा खंड है। और इसी के तीसरे खंड में क्या लिखा गया है? धूसर चित्र नामक अध्याय को भारतीय कला और विशेषकर चित्रकला के स्रोत पुस्तक के रूप में स्वीकार किया गया है। यह अध्याय आकृति बनाने की कला से संबंधित है, जिसे हम प्रतिमा लक्षण कहते हैं। जो चित्रकला के धर्मसूत्र है, इस खंड में तकनीकी उपकरण सामग्री सहित दीवार की भीतर धारणा, परिप्रेक्ष्य और मानव आकृति के त्रियमीय संचय का उल्लेख किया गया है। चित्रण के विभिन्न अंग जैसे रूप भेद, दृश्य, आकार, प्रमाण, मापक, अनुपात, संरचना, भव्य, व्यंजन, लवण योजना, सौंदर्य, दृश्य, भ्रमणिका, लुतिका, रंगों का उपयोग विस्तार पूर्वक उदाहरण सहित कैसे हैं? विस्तार पूर्वक उदाहरण सहित इनको कराया गया है। ठीक, इसमें प्रत्येक में कई उपभागों का उल्लेख भी कैसे हैं? इसमें कई उपभाग भी हैं। ठीक, तो आप सबसे पहले विष्णु धर्मो उत्तर पुराण का तीसरा खंड पढ़ेंगे। उसमें एक खंड में है चित्र सूत्र, और चित्र सूत्र में क्या लिखा है? इस नामक अध्याय में भारतीय कला और विशेष कर चित्रकला के पुस्तक के रूप में स्वीकार किया गया है, और उसको ये भारतीय कला का जो अभिन्न लक्षण है, ये हमको इसमें दिखाने का, जानने का प्रयास किया गया है। कई शताब्दियों में धर्म सूत्रों को कलाकारों द्वारा पढ़ा, समझा और अनुसरण किया जाता रहा है। इस प्रकार चित्रकला की सभी भारतीय शैली और चित्रशालाओं को आधार बना है। मध्यकाल की चित्रकलाओं को उनके अपेक्षाकृत छोटे आकार के कारण लघु चित्रकला के नाम जना। तो छोटे आकार की हैं, उनके क्या कहा गया? उनको कहा गया लघु चित्रकला या लघु चित्रकारी। छोटे आकार के होने के कारण इन्हें लघु चित्रकारी हाथ में करीब की अवहेलना किया गया। कला संरक्षक के महलों, राज दरबारों और दीवारों के अक्सर भित्ति चित्रों को सजाया जाता है। इसीलिए इन लघु चित्रकला का उद्देश्य दीवारों को प्रदर्शित करना नहीं होता। कैसा है? दीवारों को प्रदर्शित करना नहीं होता। चित्रकला का एक बड़ा वर्ग पांडुलिपि चित्रण के नाम से जाना जाता है, जिनमें महाकाव्यों में छंदों, विभिन्न विहित साहित्यिक संगीत ग्रंथों, पांडुलिपियों का चित्रण किया गया है। चित्रपट कथा में शीर्ष भाग पर हस्तलिखित छंद को स्पष्ट रूप से सीमांकित आयतित स्थानों में लिखा जाता है, और कभी कभी विषुवत मुख्य रूप से ना लिख पाने पीछे की तरफ इसको लिखा जाता है।
ऐसे करते हैं, हम इसे पीछे की तरफ विस्तृत रूप में हम इसको लिखते और देखते हैं। पांडुलिपि चित्रण को व्यवस्था के रूप में अनुसार विभिन्न भागों में रचित किया जाता है। प्रत्येक भाग अनुबंध चित्र या पर्ण या पृष्ठ में शामिल होते हैं। चित्रकला के प्रत्येक पर्ण यानी के फोलियो को हम लेख उस चित्र के ऊपर सीमांकन स्थान पर उसके पीछे अंकित किया जाता है। कैसा है? उन सबको अंकित किया जाता है। क्लियर है? पांडुलिपि और उसको व्यक्त करने के तरीके जो हैं आपको बड़े स्पष्ट रूप से यहाँ पर दिखाई दे। तदनुसार किसी के पास रामायण, भागवत पुराण, महाभारत, गीत गोविंद, रागमाला आदि के चित्र का संकलन होगा। प्रत्येक संकलन को कपड़े के टुकड़े से लपेटकर राजा या संरक्षक के पुस्तकालय में एक गठरी या पोटली के रूप में संग्रहित किया जाता था। जो भी होते थे, हम उनको रेड कपड़े में, किसी कपड़े में बांधकर पोटली बनाकर हम उसको किसी पुस्तकालय में, किसी लाइब्रेरी में, किसी के राजा के यहाँ उनको रखते थे कि भाई ये हमारी धरोहर है और धरोहर है, हमको इसको संरक्षित रूप में रखना चाहिए ताकि ये इम्पोर्टेंट रूप से हमारे सामने बना रहे, ये बची रहे, ऐसा हमारा प्रयास रहता है। क्लियर है? क्यों? ताकि ये सब कुछ बचा रहेगा तो ही ये सारी चीजें इसमें होंगी। क्लियर है? इसी वजह से अब देखिए आगे बढ़ रहे हैं इसमें। और इस तरह की पांडुलिपि आपने बहुत देखी होंगी। संग्रह का सबसे बड़ा पर्ण पोर्टफोलियो पर कोनोफोल पृष्ठ होता है, जिसमें संरक्षक के नाम की जानकारी, कलाकार, लेखक, तिथि और संग्रह बनाने का स्थान और कार्यस्थल का चित्रण पूरा होने की तिथि और इस तरह के महत्वपूर्ण विवरण को लिखा जाता है। कह रहे ये सारी चीजें, सारी जानकारियां यहाँ पर आपको देखने के लिए आराम से आपको मिल जाती है। कैसी होती हैं? ये सारी जानकारियां, ये सारी चीजें आपको देखने के लिए क्लियर है? जो आपको हालांकि महत्वपूर्ण समय के साथ साथ पृष्ठी का पृष्ठ लुप्त नष्ट हो चुके थे। विद्वानों ने विशेषताओं के आधार पर इनका विवरण किया है। चित्रकला इस तरह की आपदाओं जैसे आग, नमी और अन्य आपदाओं के प्रति संवेदनशील होती है। कल्पकृतियों में अनमोल और आपका कीमती माना जाता है। ऐसे मानते हैं इनको, भाई ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी कीमती, को अनुकूल रूप में आपका रखा जाता है इनको। यह स्वार्थ भी होती है। राजकुमारी के विवाह के उपहार के रूप में भेंट किया जाता है। राजाओं और आपका दरबारियों के बीच उपहार और कृतज्ञता के रूप में चित्रों और कलाकृतियों को आदान प्रदान बड़े व्यापक और व्यवहारिक तौर पर होता है। दोनों के बड़े व्यवहारिक तौर पर ये सारी चीजों में देखा जाता है। और क्लियर है क्या? आपको ध्यान। चलिए, तीर्थयात्रियों, भिक्षुओं, सहकारी खोज, व्यापारियों, पेशावरों, कथावाचकों के साथ साथ दूर दराजों के क्षेत्र में ले जाते हैं। बूंदी के राजा के पास मेवाड़ के चित्रकला, इसमें संग्रहित विविध मेवाड़ के राजा और बूंदी के चित्रकला के रूप में ये सारी चीजें हमको देखने के लिए मिलती है। और यहाँ पर ये सब चीजें आपका ऐसा, ठीक है। चित्रकला के इतिहास का पुनर्निर्माण एक अद्भुत कार्य है। दिनों दिन इनकी तुलना अंकीय कार्य के कमियां कलानुसार रूप में व्यवस्थित करने और माध्यमिक स्थानों का रिक्त इनके बारे में इनके द्वारा सक्रिय बेहतरी से चित्रण, विकास और समृद्धि और गतिविधियों का अनुमान है। स्थिति में जटिलता और अब और बढ़ जाती है कि बिखरे पृष्ठ
भाग का हिस्सा न रहकर विभिन्न संग्रहालय निजी केंद्रों में बिखरे हैं, इधर उधर समय को देखने पर मिलते हैं। ये परिभाषा समय को चुनौती देते हुए विद्वानों को उन्हें कालक्रम में शोधित कर रहे हैं, परिभाषित करने और विवश करते हैं। इस प्रकार दैनिक चित्रकलाओं में समूह को उनकी शैली के आधार पर और अन्य परिस्थितियों की संरक्षणा के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। कैसा है? वर्गीकृत किया जाता है। इन सबको हम देखते हैं, बात करते हैं और समझने का प्रयास क्लियर है। अब इसके बाद पश्चिमी भारतीय कला को हम लोग पढ़ेंगे। जो पश्चिमी भारतीय कला है वो किस प्रकार, आगे देखिए। पश्चिमी भारतीय चित्रकला, भारत के पश्चिमी भाग में जो चित्रकला शैली फली फूली है उसे पश्चिमी भारतीय चित्रकला के नाम से जाना जाता है। इसका प्रमुख केंद्र गुजरात रहा है। इसके साथ साथ राजस्थान का दक्षिणी भाग, मध्य भारत का पश्चिमी भाग इसे सम्मिलित है। गुजरात के अनेक महत्वपूर्ण बंदरगाहों में इसके कारण भूभाग में अनेक व्यापारी मार्ग जाते हैं। परिमाण स्वरूप यहाँ अनेक संपन्न व्यापारी व स्थानीय सामंत हुए हैं और आर्थिक और संपन्नता के कारण कला के भी सशक्त संरक्षक बने। सामुदायिक व्यापारिक मार्ग जैन धर्म के विषय को संरक्षित किया है। जैन विषय में पांडुलिपि के आधार पर भारतीय शैली और यहाँ तक का जैन चित्रकला के नाम से भी इसको जाना जाता है। शस्त्रदान परंपरा के कारण जैन शैली के विकास और उसको प्रोत्साहन मिला है। जैन समुदाय में सचित्र पांडुलिपि के मठ का पुस्तकालय का इसका भंडार भी कहा जाता है। और दान करने और परोपकार सदाचार और धर्म के अत्य माना जाता है। महावीर का जन्म कल्पसूत्र 15वीं शताब्दी जैन भंडार, ये आपको यहाँ दिखाई दे, ये देखिए स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा है। यह हाथ की पांडुलिपि से रचित और लिखित है। जितनी भी इसमें पेंटिंग हुई हुई है और जितना भी ये सब कुछ इसमें लिखा गया है, अगर आप इनको ध्यान से देखोगे कि आपको कपड़े पर हुई हुई एक आपको पेंटिंग दिखाई देगी। क्लियर है? ये सब कुछ इसमें हाथ से लिखित पेंटिंग के रूप में आपको दिखाई देगा इसका। क्लियर है? कल्पसूत्र जैन परंपरा का सर्वाधिक लोकप्रिय चित्र ग्रंथ है। इसके का एक भाग में जैन धर्म के 24 तीर्थकर को जन्म से लेकर निर्माण तक की विधिवत घटना का वर्णन किया गया है, जो कलाओं को उनके जीवन के चरित्र और चित्र करने के विषय में प्रदान करता है। जीवन की 5 प्रमुख घटनाओं का विशेष रूप से प्रस्तुत किया गया है। गर्भधान, जन्म, गृह त्याग, ज्ञान की प्राप्ति, प्रथम उपदेश, ये सारी चीजें इसमें दिखाई कैसे हैं, ये सारी चीजें। और महापरिनिर्वाण तीर्थकों के जीवन की सबसे महापरिनिर्वाण और तीर्थकों के जीवन में सबसे अनन्य घटनाओं की अधिकतम कल्पसूत्र शामिल है। कैसा है? कल्पसूत्र शामिल है। यह आपको यहां पर दिखाई दे, ऐसा है जो कल्पसूत्र है ये इसमें शामिल है और स्पष्ट रूप से आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। अब देखिए एक चित्र मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं। महावीर के गर्भधान के समय उनकी माता त्रिशला ने 14 वस्तुओं को सुपने में देखा था। 14 वस्तुओं में से हाथी, बैल, शेर, देवी लक्ष्मी, कलश, पालकी, सरोवर, छोटी नदी, अग्नि, ध्वज, माला, रत्नों को ढेर, सूर्य, चंद्रमा। उन्हें अपने सपने के बारे में एक जोशी से बात की। जोशी ने बताया कि एक ऐसे पुत्र को जन्म देगी जो राजा अध्यक्ष होगा अथवा एक महान संत या गुरु होगा, या तो बहुत बड़ा राजा बनेगा या बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। ऐसा उन्होंने इसमें लिखा। अब देखिए पूरा दिखाया गया वो सारे जो उनको सुपने में दिखा दिए। क्या? त्रिशला को। और ये कौन है त्रिशला? आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी त्रिशला है ये महावीर की माता है।
क्लियर है? कौन है? महावीर की माता। ये सब आपको इसमें दिखाई। क्लियर है? चलिए फटाक से इनको देख लीजिए जल्दी जल्दी, फिर हम आगे बढ़ेंगे इस पर। देख रहे हैं? यूनिकनेस आपको यहाँ की चित्रकलाओं में आपको दिखाई देगी, अलग सापन अपना इसमें दिखाई। लोकप्रिय चित्र ग्रंथ में अगर आप इसको देखोगे, कालकाचार्य कथा और संग्रहणीय सूत्र का उल्लेखनीय कालकाच्य कथा, आचार्य कला और कहानियों का वर्णन है, जो एक दुष्ट राजा को अपनी अपराध बहन यानी कि एक जैन तपस्विनी को बचपन पर को बचाने पर आधारित है। ये रोमांचकारी घटना और कालका को रोमांचपूर्ण यात्रा को प्रस्तुत करता है, जब आप लापता बहन को पता लगाने के लिए एक भूमि के परिमार्जन कर रहे हैं, तो अपनी जुदा जादुई शक्ति का प्रदर्शन और राजाओं के साथ साथ संबंध स्थापित करते हुए संत को दुष्ट राजाओं से, और उत्तरायण सूत्र में महावीर की शिक्षा का वर्णन है, भिक्षु के आचार सहित पालन करने का किया है। संग्रहणीय सूत्र एक ब्राह्मण संबंधी ग्रंथ है, जिसकी रचना 12वीं शताब्दी में की गई है, जिसमें ब्राह्मण की रचना और अंतरिक्ष के बारे में अवधारणाएं शामिल हैं। जैनियों ने इन ग्रंथों की कई प्रति लिखी हैं। इन ग्रंथों में बहुत कम अथवा अत्यधिक चित्र शामिल मिलते हैं। इस प्रकार एक विशिष्ट पोथी चित्र का लेखन और चित्रण के वर्गों में विभाजित किया जाता है। पांडुलिपि या पोथी चित्र को इस पर जोड़ने और ऊपर दिए गए इटलिस नामक लकड़ी के आवरण का उपयोग किया जाता है, और जोड़ने के लिए एक छोटा सा छेद बनाया जाता है, जिसके ऊपर एक डोर बांध दिए जाते हैं ताकि वो संरक्षित रहे, हिले ना। इस प्रकार इन सबको संरक्षित कर कर, इन सबको आरक्षित कर कर, इस प्रकार इनको बनाया जाता है। क्लियर है? ध्यान रहेगा। चलिए, तो फिलहाल आप मेरे प्यारे बच्चों इसको थोड़ा सा इतना देख लीजिए। फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।